एक बात की सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए कि ज़िंदगी सिक्योर्ड बन जाए। इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन पता है कि अगर कोविड हो गया तो शायद इंश्योरेंस पॉलिसी भी काम नहीं आएगी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आज पूरा देश ही नहीं, लेकिन नागपुर शहर की अगर मैं बात करूं, इंतज़ार कर रहा है, वो है वैक्सीनेशन की शुरुआत की। आज we have the mayor, we have the doctor who would talk about the 18+ vaccination drive which would start in the Nagpur city in the next few days, जो शुरू हो जाना चाहिए था 1 मई तक। मेरे साथ इस वक्त हैं नागपुर शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी। भैया नमस्कार। नमस्ते। मेरे साथ द ग्रेट पल्मोनोलॉजिस्ट, द वन मैन हु सेव्स अ लॉट ऑफ पीपल, डॉक्टर समीर अरबट। हाय समीर। हेलो। हाय दया भैया, 1 मई से शुरू हो जानी चाहिए थी वैक्सीनेशन, इंतज़ार अभी भी है, नहीं हो पा रहा, क्या है वजह? राज्य सरकार की तरफ से मिली सूचना के अनुरूप करीब 15 तारीख के बाद 18 तारीख तक राज्य सरकार के पास वैक्सीन की उपलब्धता होगी। उसके बाद पूरी ताकत के साथ में महानगर पालिका 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के हमारे जो भाई हैं बहनें हैं उन्हें वैक्सीनेशन देने के लिए महानगर पालिका प्रतिबद्ध है। अब हम बात करेंगे द पल्मोनोलॉजिस्ट, जो आज इम्पॉर्टेंट शायद हमें ये समझाएं कि वैक्सीन कौन सी लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन क्या 18 साल के प्लस लोगों के लिए क्या वाकई में इस वक्त की ज़रूरत है, और वैक्सीन लेने से पहले, वैक्सीन लेने के बाद किस किस्म की चीज़ों की तैयारियां लोगों ने रखनी चाहिए। हाय समीर, वेलकम टू राज की बात। हाय। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की अगर हम बात करें, एक तरफ कोविशील्ड है, एक तरफ कोवैक्सीन है, एंड देन स्पुतनिक वी। व्हाट डू यू प्रपोज, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? जी, ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत ही कॉमन सवाल है कि आपने कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए। कई बार लोग हमें फ़ोन करते हैं ये पूछने के लिए नहीं कि वैक्सीन कब लेना चाहिए, पर कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए। तो आप जैसे जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है वो फ्री है, और अब फ्री में डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन जाते हैं। तो हम थोड़ा यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। तो जब हम बात करते हैं वैक्सीन कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि आपके घर पे आग लग गई है जी, और आपके घर पे 2 फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या आप उस समय उस फायर एक्सटिंग्विशर का मैनुअल खोल के ये देखेंगे कि वो 70% काम करता है या 80% काम करता है, या आप पहले फायर को बुझाने की कोशिश करेंगे? यही बात वैक्सीन की आती है। वैक्सीन्स में जो 70, 80, 90 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है ये उन लोगों के लिए है जो दिन रात लैब में बैठ के वैक्सीन्स बनाते हैं, वायरोलॉजिस्ट है जो वायरस पे स्टडी करते हैं। हमारे लिए ये जो नंबर्स है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ये एक मीडिया की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी वैक्सीन मिलती है, आपको अगर कोविशील्ड मिलती है या आपको कोवैक्सीन मिलती है, तो आपने वो वैक्सीन जल्द से जल्द लगाना है। वैक्सीन एक इमरजेंसी यूज़ है, ये जान बचाने के लिए है। ये एक शॉपिंग नहीं है जिसमें आप शर्ट का कलर रेड, ब्लू या ग्रीन ले सकते हैं। आपको जो वैक्सीन मिलती है आप जल्द से जल्द लीजिए। ये एक हंसी की बात है कि जब वैक्सीन नहीं थी तो सब लोग भाग रहे थे कि हमें वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, और जैसे ही वैक्सीन आ गई वैसे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू कर दिए कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये लेनी चाहिए। तो आई सपोज जो भी वैक्सीन आपको मिलती है आपने पहले लेना चाहिए। अगर आप पूछते हैं 3 वैक्सीन्स में डिफरेंस क्या है, तो साइंटिफिकली इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन में जो वायरस होता है वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस है, डेड वायरस है जी। इस वायरस में उतनी ताकत है कि ये आपके शरीर को सिग्नल देता है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए और आने वाले वायरस इन्फेक्शन से कैसे लड़े, पर ये उतना वीक है कि आपके शरीर में बीमारी नहीं ला सकता है। तो इसे हम इनएक्टिवेटेड वायरस या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। कोविशील्ड जो है वो थोड़ा अलग है, उसमें एक एडिनो वायरस यूज़ किया गया है एज अ व्हीकल, एज अ वेक्टर, जिसके थ्रू कोरोना वायरस का जो एक स्पाइक प्रोटीन रहता है वो आपके बॉडी में आता है, और वो आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि आगे आने वाले इन्फेक्शन से लड़ना कैसे है। स्पुतनिक वी भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर स्पुतनिक में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पहला वैक्सीन डोज और दूसरा वैक्सीन डोज का जो फॉर्मूला है वो अलग है। उनके हिसाब से अगर 2 फार्मूला 28 दिन के बाद दिए जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इन सारी वैक्सीन्स की टेक्नोलॉजी लगभग एक बराबर है, पर हमको इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने सबसे पहले वैक्सीन लेना चाहिए।
देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट द वैक्सीन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में चलती हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आता है, बुखार आने के बाद कई सारे लोग ऐसी गोली खाएं जिससे खून पतला हो। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त एज़ पर योर थॉट ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कैसे करें? एक जो आपने सवाल पूछा वो सच है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और हो सकता है 1 से 2 दिन तक उनको पूरी तरह आराम करना पड़े, बेड रेस्ट लेना पड़े। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, किसी को आती है किसी को नहीं आती है, ये कोई घबराने की बात नहीं है और इस वजह से हमने वैक्सीन लेने से खुद को रोकना नहीं है जी। अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, किसी तरीके की वीकनेस फील होती है तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। ज़रूरी है कि आप पूरी तरह रेस्ट कीजिए और 2 दिन बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। बीच में एक कन्फ्यूजन था कि जो लोग ब्लड थिनर्स पे है उन्होंने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। आई सपोज अभी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है। जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग वैक्सीन ले सकते हैं। अब कोई बातें फीमेल्स को लेके आई है कि जिनका मेंस्ट्रुएशन है उन्होंने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। ये भी सारे मिथ्स है, सारे एक्सपर्ट्स इस पे बोल चुके हैं। तो बहुत ही चुनी हुई कंडीशंस है जिसमें आपको वैक्सीन लेना अलाउड नहीं है। नहीं, जैसे कि क्या ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एस्थमा, ऑल्सो फॉर विमेन, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में क्या सब लोग ले सकते हैं वैक्सीन? इसमें हम प्रेगनेंसी को अलग रख देते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी एक स्पेशल केस है, पर बाकी सारी बीमारियों में इन लोगों ने वैक्सीन लेना और भी ज़रूरी है क्योंकि अस्थमा के पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो पहले ही लो रहती है जी। तो उन्होंने वैक्सीनेशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, व्हेन इट कम्स टू हम इस वक्त बेड अवेलेबिलिटी को लेकर भी एक चैलेंज फेस कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एनएमसी की जो बेड वाली जो वेबसाइट है उस पर नंबर दिख रहे हैं, जो कुछ लोगों को शायद इस वक्त नहीं दिख रहे होंगे लेकिन धीरे धीरे दिख रहे हैं। 1-2 का आंकड़ा तो दिख रहा है। तो ये बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेके नाउ यू हैव आल्सो स्टार्टेड इन ब्रिज इन हाउ इज़ द अवेलेबिलिटी एंड हाउ डज इट वर्क? ये जो बेड अवेलेबिलिटी का इशू है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स इस तरीके से है कि अगर आप सोचते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करती है तो ऐसा समझिए कि आपके शहर में हर महीने में 10,000 पेशेंट्स के एडमिट होने की कैपेसिटी है। तो हर महीने आपके शहर में 10,000 पेशेंट्स आते हैं, एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब सडनली एक ऐसा महीना आता है जिसमें 10,000 की जगह 30,000 पेशेंट आ जाते हैं और उस समय ये जो बेड्स है ये कम पड़ जाते हैं। नागपुर का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर आप जानते नहीं हैं तो काफ़ी एडवांस्ड है। मुंबई, दिल्ली के कंपैरिजन में नागपुर में कई सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ है जो नेशनल लेवल पे बेस्ट है। पर जैसे मैंने कहा एक डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो जाता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से बेड का प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि केओस या पैनिक, जो डर रहता है, ये थोड़ा सा लोगों को तकलीफ में डालता है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग हॉस्पिटल्स में लगातार फ़ोन करते रहते हैं, दिन भर फ़ोन लगाते रहते हैं और उनको बेड नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि बेड अवेलेबल होने के लिए किसी पेशेंट का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है जी। दूसरा चीज़, आप जब एक हॉस्पिटल को फ़ोन करते हो तो उस हॉस्पिटल में आपसे पहले और 100 लोगों ने फ़ोन किया रहता है जी। इससे बेहतर है कि आप हॉस्पिटल में जाके पहले इंक्वायरी कीजिए, ये समझिए कि आपके पेशेंट को सच में बेड की ज़रूरत है या नहीं। आपके पेशेंट को ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, एक क्वारंटाइन सेंटर की ज़रूरत है, एक बाईपैप बेड की ज़रूरत है या एक्चुअली वेंटिलेटर बेड की ज़रूरत है जी। अगर ये क्लासिफिकेशन ठीक से हो जाता है तो ये काफ़ी सारा केओस जो है ये सॉल्व हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है जो लोग ज़्यादा डरते हैं वो डर के मारे आईसीयू में पहुंच जाते हैं और जो लोगों का थोड़ा सा ध्यान कम रहता है वो कहीं भी एडमिट हो जाते हैं जी। तो ये जो आईसीयू का एडमिशन या O2 बेड का एडमिशन है ये आपके क्लिनिकल स्टेटस पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि आपके कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं या आप कितने ज़्यादा डर गए हैं। ये कोविड एडुकेशन को लेके दया शंकर तिवारी जी आपसे ये सवाल कि भैया कितना कोविड एडुकेशन को लेके जो बात कही कि जो पेशेंट्स को कोविड केयर में जाना था वो सीधा वेंटिलेटर पे पहुंच गए, जो पेशेंट्स को घर पर रहना था, घर पे होम क्वारंटाइन होकर वो ठीक हो सकते थे, उन्होंने हॉस्पिटल के बेड एक्वायर कर लिए। कहीं ना कहीं कोविड एडुकेशन
कहीं ना कहीं कमी रह गई इस बात को लेके? नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने इसकी व्यवस्था की है। नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो फेसबुक का पेज है, उस पेज पर प्रतिदिन IMA के माध्यम से शहर के 2 प्रतिष्ठित डॉक्टर 1 घंटा इस विषय को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। केवल इतना ही नहीं, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो रेगुलर हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट आती है, उसमें जो पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, ये पॉजिटिव पेशेंट की हम लोग एक लिस्टिंग करते हैं और वो लिस्ट IMA के पास में एरिया वाइज बाइफरगेट करके भेजते हैं। IMA के 150 से ज़्यादा IMA के डॉक्टर्स महानगर पालिका के द्वारा एरिया वाइज भेजी गई यादी में किसी के पास 20, किसी के पास 25 ऐसे पेशेंट की यादी होती है। उनसे व्यक्तिगत संपर्क IMA के डॉक्टर करते हैं। हमारा उसमें फ़ायदा यह है कि अगर कहीं महानगर पालिका की यंत्रणा से उस पेशेंट तक औषधि नहीं पहुंची तो IMA यह जानकारी हमारे डॉक्टर जोशी है जो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके पास देते हैं। और हमारी एक समझिए कि एक फ़िल्टर प्रणाली जो है, उसमें भी IMA के माध्यम से हमें अच्छा सहयोग मिलता है। महानगर पालिका पूरा प्रयास करती है कि उस पेशेंट के पास IMA के माध्यम से एक फ़ोन चले जाए। महानगर पालिका प्रयास करती है कि जो होम क्वारंटीन है उन्हें क्वारंटीन के पीरियड में IMA के डॉक्टर्स के माध्यम से अच्छी सलाह मिल जाए। प्रतिशत भी अच्छा है। प्रतिदिन गिरी से गिरी हालत में 10,000 से ज़्यादा और कभी किसी दिन तो 25,000 से ज़्यादा लोग उस फेसबुक पेज पर जा कर के, यानी जिस समय यह परिसंवाद शुरू होता है उस समय उसमें सहभागी होते हैं और डॉक्टर्स उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के भी उत्तर देते हैं जी। कारण एक के बाद एक ऐसे 2 डॉक्टर्स होते हैं, इसलिए प्रश्नों का उत्तर देने का भी उनके पास समय होता है। इसी दृष्टि से अवेयरनेस कैंपेन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से द्रुत गति से फैकल्टी के साथ चलाया जा रहा है। यानी हमने किसी एक समाज विज्ञान के व्यक्ति को कोरोना पे भाषण देने के लिए बैठा दिया, ऐसा नहीं। जो मेडिकल फैकल्टी है और वो फैकल्टी भी निर्धारित करने का अधिकार IMA की टीम को दिया है, कारण वो उन्हीं के माध्यम से तय किया गया व्यक्ति अगर उसकी जानकारी दे तो अच्छी जानकारी दे सकता है, ऐसा हमें विश्वास है। रेमडेसिविर को लेके डॉक्टर समीर अरबट, एक बीच में एक बात चल रही थी कि रेमडेसिविर नहीं है, अब नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाएंगे। एक किस्म का मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि सरकार रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोक नहीं पा रही है, सक्षम नहीं है। कैसे देखते हैं रेमडेसिविर की यूसेज को लेके यार आप? देखिए, जहाँ तक इसका होर्डिंग की बात है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। पर जब हम साइंस की बात करते हैं तो जब कोविड का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर में, तब हमारी जो आइडियाज़ थी, हमारी कल्पना थी ट्रीटमेंट को लेके, वो अभी काफ़ी रिफाइन हो गई है, जिसमें हमको ये पता चला है कि रेमडेसिविर ये जो दवाई है, इसका जो रोल है ये काफ़ी कम है। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% जो रोल है ट्रीटमेंट का वो रेमडेसिविर का है। मैक्सिमम रोल जो है वो एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और ब्लड थिनर्स का है। तो फॉर एनी रीज़न अगर आपके पेशेंट को कुछ दिन के लिए रेमडेसिविर नहीं मिलता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कई सारे पेशेंट्स का इलाज विदाउट रेमडेसिविर सक्सेसफुली हो रहा है। अब ये रेमडेसिविर और बेड अवेलेबिलिटी में कॉमन चीज़ ये है कि जब भी कोई चीज़ कम होती है जी तो लोग उसके पीछे और ज़्यादा पागल हो जाते हैं जी। बेड अवेलेबिलिटी के बारे में मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जब भी कोई डिज़ास्टर होता है उसका एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है। अगर अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं या वॉर होता है तो कई बार कैंप सेटअप होते हैं, हेल्थ कैंप सेटअप होते हैं जहाँ लोगों का इलाज किया जाता है। नागपुर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ज़रूरत है कि हम 6 महीने के लिए और नए सेंटर्स डेवलप करें जो स्पेसिफिकली कोविड को ट्रीट करें। इसी कोशिश में कई सारे नॉन क्लिनिकल सेंटर्स हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गए, जैसे होटल्स है, मैरिज हॉल्स है। अभी जो हम देख रहे हैं एज डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा जो डिमांड या ज़रूरत है वो ICU बेड्स की है। ऑक्सीजन बेड्स की रिक्वायरमेंट एक तरीके से कम हो गई है, जो अच्छी बात है। पर ऑक्सीजन जो ICU बेड्स है या वेंटिलेटर्स है ये हमारे यहाँ कम है। मुश्किल ये आती है कि हम एज डॉक्टर्स जब कोशिश करते हैं कि हम नया कुछ स्टार्ट करें, मैं खुद अपने ग्रुप के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि एक 30 बेड का ICU हम 15 दिन में स्टार्ट करें। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और जल्द से जल्द उसको सर्विस में लाए,
क्योंकि रोज़ हम 15 से 20 पेशेंट्स को, पर्सनली मैं 15 से 20 पेशेंट्स को सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपकी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, पर ना मेरे पास बेड है, ना मशीन है, ना रिसोर्सेस है। पर हम जब ये प्रोजेक्ट लेके लोगों के पास जाते हैं एक कोविड आईसीयू बनाने का, तो लोग हमें इस कारण से मना करते हैं कि हमारे बिल्डिंग में हम आपको हॉस्पिटल बनाने देंगे, पर हम कोविड का हॉस्पिटल नहीं बनाने देंगे। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो साल भर से खाली पड़ी है, शायद वहाँ कोई जिम है, कोई सैलून है जो बंद है, वहाँ पे खाली स्पेस में अगर हम अप्रोच करते हैं कि हम आपको एक फिजिबल, अच्छा आपके इकोनॉमिकली फिजिकल रेंट देते हैं और हम एक आईसीयू बनाते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं हम नॉन कोविड के लिए दे सकते हैं, कोविड के लिए नहीं। अब आप ये समझिए, यही लोग 24 घंटे हमको फ़ोन करके परेशान करते हैं, सर मेरा रिश्तेदार बीमार है, प्लीज़ बेड ढूंढ के दीजिए। तो फिर आप अपनी जगह को 6 महीने के लिए ऐसे यूज़ में क्यों नहीं लाने देते हैं जिससे कई लोगों की जान बच सकती है। मेयर साहब, आपने कई सारी मुश्किल चीज़ों को, मतलब नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके बताया पिछले कुछ दिनों में। जिस किस्म का रैपिड फायर काम आपने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर की जनता इस बात को कहीं ना कहीं सराहती है कि आपने बहुत अच्छा काम करके अब तक डेफिनेटली करके दिखाया है। लेकिन ये जो चिंता का विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब आपके पास आई एम श्योर होगा। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से अब देखिए, नागपुर शहर में पिछले सितंबर महीने में 1514 बेड थे जी। इस 1514 बेड को हम लोग 31 दिसंबर 2020 इसमें 3917 बेड पर लेकर के गए जी। और आज की स्थिति में करीब 7700 से ज़्यादा बेड नागपुर शहर में उपलब्ध करा, केवल शहर में उपलब्ध कराने का काम नागपुर महानगर पालिका ने किया जी। इसका अर्थ महानगर पालिका ने बेड जनरेट किए यह नहीं है। नागपुर शहर के मेडिकल फैकल्टी में काम करने वाले वे सारे लोग, चाहे वो ऑफ्थो में काम करते हो, चाहे वो सर्जरी में काम करते हो, सबने मानसिक रूप से तैयारी दर्शाई कि इस पेंडेमिक के समय हम अपने क्लिनिक का उपयोग, अपने नर्सिंग होम का उपयोग, अपने इंडोर हॉस्पिटल का उपयोग केवल और केवल कोरोना के लिए करेंगे जी। और यह जब मानसिक रूप से उन्होंने तैयारी दर्शाई और महानगर पालिका ने भी खुले दिल से सबको अनुमति देनी प्रारंभ करी, तब जाकर के संभव हो सका कि इतने बड़े प्रमाण में बेड हम लोग उपलब्ध करा करके दे सके जी। डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात कही है। सामान्य सी चीज़ है, ये मंच ये बोलने का नहीं है। नागपुर महानगर पालिका के पास में हमेशा व्यापारी क्षेत्र से डेपुटेशन आता है जी कि व्यापारिक क्षेत्र में शौचालय की नितांत आवश्यकता है, हमारे क्लाइंट के लिए शौचालय नहीं है। और महानगर पालिका की किसी ओपन जगह पर महानगर पालिका शौचालय बनाने जाती है तो दुकानदार कहता है कि मेरी दुकान के सामने नहीं चाहिए, और वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। यह जो अड़चन है कि सबको सुविधा चाहिए जी, लेकिन सुविधा के लिए समर्पण का जो भाव चाहिए, इसकी कमी है जी। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर मेरे पास जगह उपलब्ध है और मेरी जगह का उपयोग करके एक डॉक्टर की टीम लोगों के जान बचाना चाहती है, तो ऐसे समय में मैंने बगैर किसी कंडीशन के अपना आर्थिक हित आप सोच रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे प्रीमाइसेस में हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के भाव लाना ये कहीं ना कहीं गलत भाव है। ऐसे समय में इस शहर के सभी लोगों ने, हमारी मेडिकल फैकल्टी जो पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, इनके साथ में खड़े रहना चाहिए, इन्हें मदद करना चाहिए। महानगर पालिका के माध्यम से भी आप देखिए, हमारे पास प्रस्ताव आया कि कोविड केयर सेंटर के रूप में हम होटल का उपयोग करना चाहते हैं। हमने सारे हॉस्पिटल्स को कोविड केयर सेंटर के रूप में अनुमति दी। सामाजिक संस्थाओं ने कोविड केयर सेंटर खोलने की बात की, हमने उनको भी अनुमति दी। लेकिन ये जो जगह की बात हो रही है कि प्राइवेट जगहों पर अनुमति मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स अगर वहाँ पर एक यूनिट शुरू करना चाहते हैं, आईसीयू शुरू करना चाहते हैं और जगह की अवेलेबिलिटी अगर मिल जाती है तो, और इसमें अगर नागपुर महानगर पालिका कुछ स्ट्रिक्ट तरीके से अलाउ करती है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ होगी। नागपुर महानगर पालिका के पास अधिकार है, अगर महानगर पालिका को योग्य लगता है तो महानगर पालिका किसी जगह को एक्वायर करके उस जगह हॉस्पिटल बनाने का निर्णय ले सकती है।
लेकिन महानगर पालिका की एक मजबूरी है। महानगर पालिका ने अगर किसी जगह को एक्वायर किया है तो वहाँ शासन के नियमों के अनुरूप उसे निःशुल्क ही उस सुविधा को देना पड़ेगा। हम महानगर पालिका द्वारा जगह एक्वायर करके किसी प्रकार से उस जगह का व्यावसायिक उपयोग हो सके, इस दृष्टि से हम लोग अधिग्रहित नहीं कर सकते। लेकिन किसी प्राइवेट जगह पर हॉस्पिटल खोलना है और वहाँ कुछ 19-20 भी हैं, तो हम महानगर पालिका के माध्यम से उस जगह पर आपातकालीन हॉस्पिटल के लिए अनुमति देंगे। डॉक्टर साहब ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए जगह के साथ में, हम उसको विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान कराएंगे, इसका ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। समीर, परमिशंस को लेकर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेयर साहब ने बड़ी साफ तरीके से कही कि अगर इस किस्म के प्रपोजल है जहाँ पर किसी को आर्थिक नुकसान ना हो और अगर वहाँ पर नागपुर महानगर पालिका एक रोल प्ले कर सकता है तो वाई नॉट। So I think this answers your question and doubts. ये प्रोग्राम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके का फोर्स यूज़ नहीं करना है। आप चाहते हैं विलिंगली हो। इच्छा ये होती है कि जो व्यक्ति को आज मन में विचार है कि मैं कोविड हॉस्पिटल नहीं खोलने दूंगा, आप उससे वो हॉस्पिटल खुलवा भी लेंगे, पर कल उसके बाजू में किसी को कोविड होता है तो फिर से वो यही भेदभाव करेगा। तो हमारा टारगेट हॉस्पिटल खोलना सिर्फ नहीं है, हमारा टारगेट है लोगों को ये समझाना कि आज कोविड और नॉन कोविड, या एक तरीके से हम इसे छूत अछूत कहे, ऐसा समय अभी हमारे हाथ में नहीं है। ये एक इमरजेंसी है और हमने हर तरीके से जैसे भी हो सके लोगों की हेल्प करना है। एक कन्फ्यूजन और है, जब कोविड, किसी के घर में भी कोविड पेशेंट आ जाता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दिमाग में आ जाते हैं। कैसे समझें इसको, किस तरीके से व्हाट आर द स्टेप्स टू इंश्योर कि द पर्सन डज नॉट लूज लाइफ? अभी जो मुश्किल है वो दो वजह से है। पेशेंट्स ज़्यादा है, रिसोर्सेस कम है और केओस बहुत ज़्यादा है। एक तरीके का कन्फ्यूजन, डर और एक बहुत अलग ही लेवल का क्या कहे, एक मन में एक ऐसा लोगों के एक डर बैठ गया है कि अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा जी। ये बातें पिछले साल हुई थी, काफ़ी डिस्कस हुई थी। शायद लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद एक तरीके का रिलैक्स मोड ले लिया, जिसमें वो थोड़े से केयरलेस हो गए और कुछ बातें भूल गए जी। आपके घर पे अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है या आपको ये डाउट है, शंका है कि आपके घर पे किसी को कोविड हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, उनको अपने पेशेंट का नाम, उम्र, साथ में अगर कोविड पॉजिटिव है तो उसकी रिपोर्ट की डेट ये बताइए, उनको तकलीफ़ क्या है, सिम्टम्स क्या है ये बताइए, उनका अभी ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, इससे पहले कौन कौन सी बीमारियां हो चुकी हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने डॉक्टर को फ़ोन पे बताते हैं तो आपके डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को होम क्वारंटीन की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत है, बाईपैप वाले बेड की ज़रूरत है या वेंटिलेटर वाले बेड की। ये डिसीजन आपके डॉक्टर ने लेना है, आपने नहीं लेना है। इस प्रोसेस में कहीं भी पैनिक नहीं करना है। अगर आपको हॉस्पिटल बेड्स का कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो आप अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कीजिए। हॉस्पिटल बेड में जब भी हम इंक्वायरी करते हैं तो पहले डॉक्टर से फीडबैक लीजिए कि सच में आपके पेशेंट को उस बेड की ज़रूरत है या नहीं जी। बेड्स कम है पर ऐसा नहीं है कि बेड बिल्कुल ही अनअवेलेबल है। प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग ज़्यादा डर जाते हैं, ज़्यादा फ्रेंटिकली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को आईसीयू में एडमिट करवा लेते हैं और जिन लोगों का नंबर नहीं लगता है वो अनफॉर्चुनेटली शायद नॉन ऑक्सीजन बेड पे चले जाते हैं। तो आप पहले अपने डॉक्टर से समझ लीजिए कि आपको अभी क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत ना हो, आप घर पे ही दवाई लेके ठीक हो सकते हैं। ओके, वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 18+ लोगों जो वैक्सीनेशन के लिए तैयार इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाए तब वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद किस किस्म की तैयारी मानसिक रूप से और खान पान को लेकर किस किस्म की तैयारी रखनी चाहिए? ये जो वैक्सीनेशन का जो एक प्रोसेस होता है ये काफ़ी सिंपल होता है। ये अभी कॉम्प्लिकेट किया गया है बहुत सारी मिथ से और थियरीज से
अगर आपका वैक्सीनेशन का डेट आता है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अच्छे से पेट भर के खाना खाइए, ताकि ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन के बाद आपको एक्सट्रीम वीकनेस हो जाए। कुछ बीमारियां हैं जो अगर आपको पहले से है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, तो आपका जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है वो आपको तभी इन्फॉर्म कर देगा कि आप वैक्सीनेशन के लिए फिट नहीं हैं। अदरवाइज आप वैक्सीनेशन के लिए जाइए, वैक्सीनेट हो जाइए और घर में आके ये तैयारी रखिए कि अगले 1 या 2 दिन आपको फीवर या वीकनेस हो सकती है जी। इससे ज़्यादा इस प्रोसेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 18+ का वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? वैक्सीन काम कैसे करता है? सबसे पहले जब आप वैक्सीन लेते हो तो आपको बीमारी होने के चांसेस 70% कम हो जाते हैं। अगर आपको बीमारी होती है तो उसकी सीवियरिटी कम होती है। जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है और उसके बाद वो पॉजिटिव आए हैं, उनको ज़्यादातर माइल्ड और मॉडरेट कोविड हुआ है, सीवियर कोविड नहीं देखा गया है जी। पहले लोगों को मीजल्स और चिकन पॉक्स की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते थे, डेथ हो जाती थी। अभी हम मीजल्स और चिकन पॉक्स का वैक्सीन लेते हैं, हमको मीजल्स हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, हम स्कूल में 6-7 दिन की छुट्टी लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोविड वैक्सीन शायद आपको कोविड होने से ना रोके, पर उसकी सीवियरिटी कम करता है। आखिरी जो मेन तरीका है वैक्सीन का, वो है हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने का। अगर एक शहर में 70 से 80% लोग वैक्सीन लेते हैं तो इनके ज़रिए कोविड फैलने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 18+ है जी। 60+ का जो पहले वैक्सीनेशन था वो इसलिए था क्योंकि उनकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा थी, उनको कोविड होने के चांसेस ज़्यादा थे, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा थे। अभी जो एज ग्रुप है उनको कोविड होने के चांसेस रिलेटिवली कम हैं, पर उनके वैक्सीनेट होने से ये बीमारी फैलने के चांसेस मैक्सिमम रिड्यूस किए जा सकते हैं। इस ड्राइव में यूथ ने बिना किसी कन्फ्यूजन के फुल अटेंडेंस में पार्टिसिपेट करना है। अगर आपकी वैक्सीन 2 दिन 4 दिन डिले होते ही है तो डरने की बात नहीं है, कुछ भी हो जाए केओस नहीं करना है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी भी तरीके की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है तो उसे वही रोक देना है। और एक वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपके जो बेसिक प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, रेगुलर हैंड वॉश और फिजिकल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन के बाद भी फॉलो करना है। किसी ने अगर कोविशील्ड लिया और उसके बाद उसको पता चला कि कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो क्या करे वो? आई सपोज आपका क्वेश्चन है किसी ने अगर कोविशील्ड लिया है और उसके पहला बाद डोज और उसके बाद कोविशील्ड अवेलेबल नहीं है, यस, तो फिर क्या वो कोवैक्सीन ले सकता है? नहीं, क्या वो अभी स्पुतनिक ले सकता है? गाइडलाइंस कहती है कि आपने दोनों डोज सेम वैक्सीन का लेना है। तो अगर वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो चांसेस है कि आपका दूसरा डोज डिले हो जाए। ओके। इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूके में ऐसा थॉट प्रोसेस है कि आप सेकेंड डोज जितना डिले करते हैं उतनी आपकी इम्यूनिटी बेटर रहती है। मतलब ये जो पूरा साइंस है ये अभी भी फुल प्रूफ नहीं है, इसमें कुछ वेरिएशंस है। तो इस तरीके से या उस तरीके से आपको वैक्सीन लेने से फ़ायदा ही होने वाला है। फिर से आपने घबराना नहीं है, और अगर आपकी वैक्सीन थोड़ी डिले होती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। राजीव वर्मा हमारे एक व्यूअर है, पूछ रहे हैं कि इफ़ समवन हैड टेकन फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन एंड देन गॉट इन्फेक्टेड विद कोविड, देन व्हेन ही शुड टेक द सेकंड डोज? यस। आफ्टर हाउ मेनी डेज? यस। तो अभी हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं इनमें से कई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है और अभी वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। आज की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि आपकी ट्रीटमेंट होने के बाद आपने 40 डेज़ की गैप लेनी है। अगर आप 5 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव आए हैं और आपकी ट्रीटमेंट 15 अप्रैल तक चली है तो आप 15 अप्रैल के 40 डेज़ बाद वैक्सीन ले सकते हैं। पहला कि दूसरा? सेकेंड डोज। ओके। फर्स्ट डोज रिपीट नहीं किया जाएगा, अभी जो होगा वो सेकेंड डोज होगा। पर हो सकता है आने वाले दिनों में WHO से या वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऐसी कोई गाइडलाइन आ जाए कि ये 40 नहीं, ये 15 है, या 40 नहीं 60 है। पर एज ऑफ टुडे इन्फॉर्मेशन जो कहती है आपने 40 डेज़ का गैप रखना है ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, सेकेंड डोज लेने के पहले। एक डिफरेंस जो है
वो जानना चाहते हैं। हमारे एक व्यूअर शशांक गट्टेवार पूछते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। ये क्वेश्चन हम पहले आंसर किए। मैं चाहता हूँ कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड वायरस है। इसमें जो कोविड का SARS-CoV-2 वायरस है ये डेड वायरस है। इसको आपके बॉडी में डाला जाता है और आपकी बॉडी इस वायरस से ये डिटेक्ट कर लेती है कि इम्यूनिटी कैसे बनाना है। ये इतना वीक होता है कि इससे बीमारी नहीं हो सकती है, पर इम्यूनिटी बिल्ड होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। कोविशील्ड जो है इसका जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा अलग है। इसमें एक अडीनो वायरस रहता है जो चिंपांजी में बीमारी करता है। ये काफ़ी कुछ कोविड के वायरस के समान होता है। तो अडीनो वायरस को इन्होंने यूज़ किया है एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल, जिसके ऊपर कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन डाला गया है। ये आपके बॉडी में जाता है। ये आपके बॉडी को बताता है कि कोरोना वायरस से लड़ना कैसे है और साथ ही साथ ये आपको बीमारी होने से भी बचाता है। तो ये मेन डिफरेंस है। यू कांट कंपेयर एन ऑरेंज विद एन एप्पल, बट स्टिल वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट डू यू सजेस्ट, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वी? मेरे हिसाब से अगर आप वैक्सीन लेना ही चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपके कोविन ऐप पे जाइए, अपना नाम रजिस्टर कीजिए, आधार नंबर एंटर कीजिए और आपको उस ऐप में जो भी वैक्सीन मिलती है आप उसे लगा लीजिए। दयाशंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं अभी भी। दया भैया को ये वैक्सीन को लेकर जिस किस्म की बहुत सारे सवाल हैं वैक्सीन को लेकर, अवेलेबिलिटी को लेकर, 1 तारीख से अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है? नागपुर शहर में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से लगाया जा चुका है। और वैक्सीन को लेकर कितना भी संभ्रम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया गया हो जी, लेकिन किसी भी प्रकार की एक भी दुर्घटना नाम लेने के लिए भी नागपुर शहर में नहीं हुई है। इसलिए किसी भी प्रकार का संभ्रम मन में न रखें। आपके व्यूअर ने एक प्रश्न किया था कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है जी, तो आपके सामने दयाशंकर तिवारी बैठा है जिसने पहला डोज 13 मार्च को लिया है। 1 अप्रैल को फिर से कोविड पॉजिटिव हुआ जी, लेकिन 14 तारीख के बाद दयाशंकर फिर से फील्ड में उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है जिस ऊर्जा से 1 तारीख के पहले करता था जी। शायद मैंने वैक्सीन नहीं लिया होता तो कोविड के जो रिपल्केशन होते हैं, कमजोरी आती है, शारीरिक रूप से मनुष्य अक्षम हो जाता है काम करने के लिए। 10-15 दिन उसको बेड रेस्ट लेने के बाद काम पर लगना पड़ता है। शायद मैंने भी वैक्सीन नहीं लिया रहता तो शायद 14 तारीख को 14 दिन के बाद मैं बाहर काम पर नहीं निकल सकता था जी। वैक्सीन लेने के कारण मैं इन्फेक्टेड तो हुआ लेकिन बीमार नहीं हुआ। इसलिए वैक्सीन के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन उसकी सीवियरिटी कम होती है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया। मैंने व्यक्तिगत इसका अनुभव लिया है और वैक्सीन लेने से इस शहर के हित में आप काम कर रहे हैं। वैक्सीन लेने से आप स्वयं को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने मोहल्ले को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने शहर को सुरक्षित कर रहे हैं, इस देश को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए आपके एक व्यक्ति के वैक्सीन लेने से अगर सुरक्षित वातावरण निर्माण होता है तो इस राष्ट्र को सुरक्षित करने में आपने पहले कदम बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ साथ इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए कोई कदम बढ़ा रहा है जी तो उसके कदम से कदम मिला करके इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध कराने का काम सरकारों ने कर देना चाहिए और जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए जी। फिर से मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि आपको किस बेड पर एडमिट होना है ये आप निर्णय मत कीजिए। हमें अगर दिन में 100 फ़ोन आते होंगे तो उसमें से 90 फ़ोन इसीलिए आते हैं कि भैया वेंटिलेटर का बेड मिलेगा क्या। अब वेंटिलेटर का बेड लगेगा या नहीं लगेगा ये निर्णय लेने वाले आप होते कौन हो। और किसी एक नेता के पास में अगर 100 फ़ोन वेंटिलेटर के बेड के आ रहे हैं तो कम से कम 50 हॉस्पिटल में फ़ोन करता है वेंटिलेटर का बेड है क्या, वेंटिलेटर का बेड है क्या, वेंटिलेटर का बेड है क्या। इससे एक पैनिक समाज में पैदा होता है कि ये तो वेंटिलेटर का बेड तो अवेलेबल ही नहीं है, मैंने 50 लोगों से पूछा अवेलेबल नहीं है जी। अब जिसको आवश्यकता नहीं है वो वेंटिलेटर का बेड मांगता है और उसकी बेड के लिए हम 50 जगह फ़ोन करते हैं और वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए किसको वेंटिलेटर का बेड लगेगा ये निर्णय करने का अधिकार डॉक्टर को होने दीजिए। डॉक्टर निश्चित करेगा। हॉस्पिटलाइज्ड करने की व्यवस्था
प्रशासन के माध्यम से हो जाएगी। वहाँ जाने के बाद आपको कौन सी सुविधा लगेगी इसका निर्णय वो व्यक्ति लेगा। आप स्वयं अगर वेंटिलेटर का बेड इंगेज कर लेंगे और आपको आवश्यकता नहीं है तो जिसे आवश्यकता है आप उसके अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं ऐसा प्रतिपादित होगा। इसलिए किसी के साथ नुकसान करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। आप स्वयं के स्वास्थ्य के दृष्टि से सुविधा का संचालन करने में सहयोग करें। यह माननीय डॉक्टर साहब ने जो निवेदन किया है इसको आप प्रतिपालित करें। और विशेष रूप से मैं एक बात राज भाई आपको बताना चाहता हूँ, महानगर पालिका ने अपने जो हॉस्पिटल शुरू किए हैं इसके पीछे की मूल अवधारणा ही यही है कि जो शहर के बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन बड़े हॉस्पिटल्स में जब सीवियर पेशेंट पहुँचता है तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय खुराना जी यहाँ बैठे हुए हैं जी। खुराना जी डॉक्टर साहब के क्लिनिक में ट्रीटमेंट ले रहे थे जी। वे ठीक हो गए लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी जी। उन्होंने डॉक्टर साहब से ऑफर किया क्या मैं ऑक्सीजन घर में लेकर के मेरी बेड किसी के लिए दे सकता हूँ। कितना अच्छा सुझाव था जी। महानगर पालिका की यंत्रणा ही ऐसी है कि महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स में हमने ऑक्सीजन बेड इसलिए बनाए हैं कि ये स्टेप डाउन हॉस्पिटल है हमारा। जीएमसी में, आईजीएमसी में, एम्स में जो क्रिटिकल पेशेंट ठीक होकर के स्टेबल हो जाते हैं वो हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए और बाकी क्रिटिकल पेशेंट के लिए वहाँ शासन की सारी बेड रिक्त हो जाए। इसलिए स्टेप डाउन हॉस्पिटल के रूप में महानगर पालिका के हॉस्पिटल हमने बनाए और आज सबके सहयोग से, इस शहर की जनता के सहयोग से और प्रशासन की मेहनत से जी। जितने बेड जीएमसी में है, जितने बेड आईजीएमसी में है, करीब करीब उतने बेड नागपुर महानगर पालिका ने स्टेप डाउन के बना दिए हैं। इसका मतलब कि कोई सीवियर पेशेंट अगर वहाँ जाता है तो उसके लिए जो पेशेंट स्टेबल हो चुका है वो महानगर पालिका के हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए और सीवियर पेशेंट को वहाँ बेड मिल सके। मुझे खुशी होती है कहते हुए कि आईजीएमसी जैसे हॉस्पिटल में 133 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। 133 हम कल्पना कर सकते थे कि आईजीएमसी में 133 वेंटिलेटर काम करेंगे करके। ये सब एक सीमित मैन पावर में जी। आप कल्पना करेंगे कि आईजीएमसी की जो इंटेंसिविस्ट है वो इंसेंटिविस्ट 18 घंटे वहाँ अपना समय दे रही है, 20 घंटे समय दे रही है। यह जो डॉक्टरों का समर्पण है, इस समर्पण को शत नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। वही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर समर्पण के साथ में अपना सब कुछ दे करके काम कर रहे हैं जी। इसलिए इसमें से जो सकारात्मक बातें हैं ये समाज के बीच में स्थापित करने की आवश्यकता है। और कोविड में बहुत बड़ी संख्या में नागपुर शहर के डॉक्टर्स ने पेशेंट को ठीक किया। हम केवल मृत्यु के आंकड़े पर ध्यान न दें, ठीक हुए पेशेंट के आंकड़े पर ध्यान दें और हम कोशिश करें कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में हम किसी प्रकार का पैनिक तय ना करें, हम किसी प्रकार का पैनिक निर्माण ना करो। व्यवस्था को बनाने के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने निर्देश दिया कि बीमारी आपसे पूछ करके नहीं आई है जी, इसलिए आप जब बेड एंगेज करेंगे तो अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। डॉक्टर जो सजेस्ट करता है उस प्रकार के बेड को ऑक्यूपाई कीजिए। आपकी तबीयत अगर खराब होगी तो आपको आपकी तबीयत के अनुरूप बेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था उस हॉस्पिटल के यंत्रणा के माध्यम से हो जाएगी जी। इसलिए किसी प्रकार का पैनिक ना करें। वैक्सीन की व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से भी अतिरिक्त हो सके इस दृष्टि से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की वैक्सीन जल्द आ जाएगी, हम इस व्यवस्था को शुरू कर देंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो 45+ वाली वैक्सीन थी उसका भी कोटा महानगर पालिका में समाप्त हो गया है और ये सारे पेशेंट जिन्होंने, पेशेंट नहीं कहना चाहूँगा, सम्माननीय नागरिक जिन्होंने पहला डोज लिया था उनका दूसरा डोज ड्यू है। बहुत पैनिक सेकेंड डोज न मिलने के कारण हो रहा था। आज डॉक्टर साहब ने उसका निराकरण किया। उन्होंने बताया कि यूके में ये एस्टेब्लिश है कि अगर सेकेंड डोज जितना लेट हो उतने ज़्यादा मात्रा में हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है करके, इसलिए इसको सकारात्मक रूप से ले। हो सकता है कि आपको वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए प्रकृति ने ये वातावरण उत्पन्न कर दिया कि वैक्सीन को कुछ दिन के लिए रोक लिया गया है कर। सकारात्मक लीजिए, वैक्सीन आते बरोबर तुरंत आपके लिए शुरू हो जाएगी। आज महानगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से हमने अखबारों में छपवाया है जी कि हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण हमने इस कार्यक्रम को स्थगिति दी है। जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी हम फिर से वैक्सीनेशन शुरू करेंगे करके। लगभग क्या डेट उम्मीद करें? राज भाई, वैक्सीन अगर मेरे हाथ में होती, नहीं मुझे पता है, मुझे ये निर्णय जब तक राज्य सरकार
से कोटा हमारे पास नहीं आएगा। अगर केंद्र सरकार ने भी भेजा तो राज्य सरकार के पास भेजती है और राज्य सरकार अपना कोटा डिफाइन करता है जी। इसलिए राज्य सरकार से जब तक वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी तब तक हम ये उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। मेरा आखिरी सवाल होगा डॉक्टर समीर अरबट आपसे, इस वक्त जो हालात शुरू हैं, इस वक्त जो चीज़ें आप देख रहे हैं अपने आसपास, धीरे धीरे वी आर लुकिंग वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट, थिंग्स आर सेटलिंग डाउन, थिंग्स आर, पहले हॉस्पिटल की कमी थी, बेड्स की कमी थी, अब धीरे धीरे वो वो समस्याएं भी कम होते जा रही हैं, वो दुविधाओं में सुविधाएं होती जा रही हैं। अब वैक्सीनेशन को लेकर किस किस्म की सोच लोगों में रहनी चाहिए, मैं ये आखिरी चीज़ पूछूंगा आपसे। एक वैक्सीनेशन को लेके एक जो मेरे पास जवाब है वो मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि कई बार फ़ोन आते हैं यंग लोगों के, 18 प्लस की हम बात कर रहे हैं, कि मैं अपने फादर या मदर को लेके बहुत चिंतित हूँ, मुझे डर है कि उनको कोविड ना हो जाए, तो मैंने घर पे पहले से ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ला के रखा है या मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करके घर पे ला के रखा है। इस बात में क्या गलत है? इस बात में ये गलत है कि जब किसी चीज़ की पहले से एक कमतरता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप इन रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हैं। मेरा जवाब रहता है आप ये सारी चीज़ें वापस भेज दीजिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर होता है तो किसी हॉस्पिटल को डोनेट कीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको लगता है आपके घर पे है तो उसे अभी के लिए किसी के काम में ऐसा दे दीजिए। और आप सबसे पहले खुद को वैक्सीनेट कीजिए। आप 18 प्लस है, आप अगर वैक्सीनेट होते हैं तो आपके पेरेंट्स को इन्फेक्ट होने के चांसेस 70 to 80% कम होते हैं क्योंकि आप उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन करना। आप खुद को वैक्सीनेट कीजिए, इससे आप आपके पेरेंट्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस 70 to 80% कम कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब है कि आपने ये पूरी जो सिस्टम है, ये जो चल रही है अभी, इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना है। हमें ये समझना है कि हम एक तरीके के वॉर में हैं। हमारा जो एनिमी है वो एक इनविजिबल वायरस है। इस वॉर में सारे लोग किसी ना किसी तरीके से सोल्जर्स है। जो लोग घर पे हैं वो भी सोल्जर्स है क्योंकि वो घर पे रह के सोशल आइसोलेशन फॉलो कर रहे हैं, जिससे भी कोविड फैलने को रोका जा सकता है। तो हम सब ने एक पॉजिटिव वे से इस वॉर का एक पार्ट बनना है और जहाँ भी हो सके रूल्स फॉलो कीजिए और ऐसा मत कीजिए कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए, क्योंकि आज इस समय पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं होना एक्चुअली किसी की जान ले चुका है। तो आप रिस्पॉन्सिबल रहिए।